वो फ्लो करती है उन लोगों के पास से जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं, उनके पास जिनके पास फंड्स की कमी है, जिनको फंड्स की जरूरत है. So money always flows from surplus sector to deficit sector. Now, why those who have surplus funds they give it to those who need funds because to earn income out of it. इसलिए जिनके पास ज्यादा फंड्स हैं, सरप्लस फंड्स हैं, वो उन लोगों को फंड्स प्रोवाइड करते हैं जिनके पास फंड्स की कमी है, जिनके पास फंड्स नहीं है, ताकि उनसे मतलब बाद वालों से उस फंड्स पे इनकम अर्न कर सकें. ये समझ में आया आप लोगों को ऐसे या नहीं आया? Yes, sir. Good. It means persons having excess of money give it to those who need money to fulfill their requirements. Obviously, money is not given here for free, right? There is some consideration, some price of that money, and that price mainly is interest, right? In some cases, it is dividend also. Similarly, in business sectors, the surplus money flows from the investors or lenders to the businessmen for the purpose of production or sale of goods and services. बिजनेस सेक्टर्स में भी सरप्लस मनी किसके पास से फ्लो होती है? इन्वेस्टर्स या लेंडर्स के पास से. जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो अपनी मनी लेंड करना चाहते हैं, उन बिजनेसमैन को जिनको फंड्स की जरूरत है गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए. दिस इज हाउ देयर आर टू डिफरेंट ग्रुप्स, वन हु इन्वेस्ट मनी और लेंड मनी एंड द अदर्स हु बोरो और यूज द मनी. Am I clear so far? Three of you? Yes, sir. Yes, sir. But it is difficult for one needing money to know who has surplus money. लेकिन ये डिफिकल्ट है उनके लिए जानना जिनको पैसे की जरूरत है कि किसके पास मनी है, किसके पास हम जाएं उससे मनी या फंड्स रेस करें. तो इन दोनों तरह के लोगों के बीच में, ये जो ए और बी पॉइंट में लोग हैं, इनके बीच में कुछ इंटरमीडियरीज होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन्हीं को मिला के हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स. Here, financial market plays a significant role by making the two groups meet and transact with each other. ताकि ये दोनों तरह के लोग जिनके पास सरप्लस फंड्स है, राइट, और जिनको मनी की जरूरत है, इन दोनों को मिलाया जा सके ताकि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके और ट्रांजैक्ट कर सकें. Financial markets act as an intermediary between the borrowers and lenders of money, or between the investors and users of money. Financial market therefore may be defined as a transmission mechanism between investors or lenders and the borrowers or users through which transfer of funds is facilitated. तो फाइनेंशियल मार्केट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है किनके बीच में? इन्वेस्टर्स या लेंडर्स और बोरोवर्स या यूजर्स के बीच में, ताकि जिनको फंड्स की जरूरत है उनको फंड्स फैसिलिटेट या प्रोवाइड किया जा सके. इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. तो फाइनेंशियल मार्केट्स में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं? इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और इंटरमीडियरीज होती हैं, who are linked by formal trading rules. Now, since you have to interact with each other and therefore there should be some rules, right? There should be some governing body and communication network for trading the various financial assets and credit instruments. एक तो ट्रेडिंग रूल्स का होना जरूरी है, दूसरा कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए so that they could communicate with each other and transact with others. Main functions of financial markets are to provide facilities for interaction between the investors and users, ताकि investors और users एक दूसरे के साथ interact कर सकें, इस तरह की facility provide करना. To provide pricing information resulting from the interaction between buyers and sellers in the market when they trade the financial assets. प्राइसिंग मैकेनिज्म को डेवलप करना ताकि लोगों को पता चल सके कि किस प्राइस पे कौन सी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को वो कब परचेज कर सकते हैं. और ये प्राइसिंग मैकेनिज्म कैसे डेवलप होता है? ऑन द बेसिस ऑफ forces of demand and supply by buyers and sellers of these financial assets, right? To provide security of money for dealing in financial assets. मुझे अगर फंड्स किसी को देने हैं
किसी को लेंड करने हैं या किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो मेरा पैसा पूरी तरह से सिक्योर रहे। To ensure liquidity by providing a mechanism for an investor to sell the financial asset. अगर मैंने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया पैसा, my money should not get locked in there. I should be able to take out my investment by selling my investment to others, and that is what is ensuring liquidity in the market. एक बार अगर मैंने पैसा लगा दिया किसी इन्वेस्टमेंट में, उसके बाद मैं उसको जिंदगी भर नहीं निकाल सकता या एक फिक्स पीरियड के बाद ही निकाल सकता हूं, then the market is not good. The market should be liquid enough so that whenever an investor wants to offload his investment, whenever he wants his money back, he should be able to do so. To ensure low cost of transactions and information. और जब लोग फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रेडिंग करें, बाइंग और सेलिंग करें, तो उनको बहुत कम कॉस्ट पे बाइंग और सेलिंग की फैसिलिटी मिले। ऐसा नहीं कि मैं 1 लाख की एसेट्स को सेल करने के लिए मुझे 50,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। Then there is no sense of selling security in the market. So transaction or information cost should be as low as possible. And this is what, guys, is done by financial markets. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Good. Now, types of financial markets. So there are two types of markets, capital markets and money markets. Depending upon the need of funds or depending upon the period for which you need funds, we have two types of markets. So a financial market consists of two major segments, one money market and capital market. Money market is for short-term financial needs. Capital market is for long-term financial needs. In money market, the instruments which are traded are treasury bills, commercial papers, certificate of deposits, call money, and commercial bills, that is bills of exchange. Capital market has two parts. One is primary market and second is secondary market. And in this market, the securities which are traded are debt and equity, that is debentures or government bonds, and equity means shares, whether they are equity shares or preference shares. Have you understood this much, guys? Yes, sir. Yes. Guys, let me tell you one thing, that if you continue with commerce stream after your class 12th, that is, you go into commerce, finance, or into management, after 5 years down the line, the most chances are that you would be getting into or you would be working for a financial institution, because most jobs these days are into financial sector. Even the techies are also working in financial sector, right? Those who have technical background, those who come from PCM background, they also are working in financial sector in different roles. Okay, so financial markets has two segments. Let's start with money market first. It is a market for short-term funds which deals in financial assets whose period of maturity is up to 1 year. मतलब अगर आप अपना पैसा 1 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आपको पैसा 1 साल के लिए चाहिए, तो आपको मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में डील करना होगा। इट डज नॉट डील इन कैश और मनी, जैसा कि नाम है मनी मार्केट, इसका मतलब ये कैश या मनी में डील नहीं करता, लेकिन ऐसी सिक्योरिटीज में डील करता है जो क्लोज टू मनी है। क्लोज टू मनी मतलब उसको तुरंत मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। सो विच आर मनी इक्विवेलेंट एंड विच आर रेडीली मार्केटेबल। आपको उसके लिए मार्केट या बायर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसी मनी मार्केट की एसेट या इंस्ट्रूमेंट है, तो रेडी मार्केट उसका अवेलेबल है, आप मार्केट में जाके उसको बेच सकते हो। It is a market where low risk, unsecured and short term debt instruments which are highly liquid are issued and actively traded every day. तो इस मार्केट में जो हम सिक्योरिटीज में डील करते हैं वो लो रिस्क होती है, उनमें रिस्क काफी कम होता है, अनसिक्योर्ड होती हैं। इन सिक्योरिटीज के बदले में कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। अगर मैंने किसी से शॉर्ट टर्म
के लिए पैसा लिया है मनी मार्केट के किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, मुझे उसको कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है. दैट इज व्हाई दिस मार्केट इज अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स. और यहाँ पे डीलिंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होती है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं होती. मींस हियर मनी इज ओनली lent by one and borrowed by the other. There is no ownership that you get by investing in any of the securities of this market. And these instruments are highly liquid क्योंकि वो marketable हैं. उनको आप जब चाहो तब सेल कर सकते हो. जो मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उसमें आपको सेल करना पड़ेगा, बट यू डू नॉट नीड टू फाइंड एनी कस्टमर फॉर इट. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड हाईली लिक्विड. इट हैज नो फिजिकल लोकेशन. मनी मार्केट की कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती कि आप उस पर्टिकुलर फिजिकल जगह पे जाके आप मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट परचेज या सेल करोगे. नहीं, सब कुछ इसमें ओवर द फोन और इंटरनेट होता है. राइट? इट enables the raising of short-term funds for meeting the temporary shortages of cash and obligation. अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसा चाहिए टू मीट योर एनी ऑफ योर ऑब्लिगेशंस, राइट, और टू मीट एनी ऑफ योर एक्सपेंसेस, then you can raise short-term funds from this market. And the temporary deployment of excess funds for earning returns. आपको पैसा चाहिए तो कोई देने वाला भी होगा मार्केट में. वो क्या कर रहा है, उसके पास शॉर्ट टर्म के लिए एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है, उसको 3-4 महीने बाद या अप टू 1 ईयर के बाद पैसे की जरूरत है. राइट? अप टू 1 ईयर तक पैसे की जरूरत है. लेट्स से आज से 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद उसको पैसे की जरूरत है, पर आज उसके पास सरप्लस फंड्स है, अभी उसकी जरूरत नहीं है. देन ही विल डिप्लॉय his funds in this market and thereby provide his surplus funds to those who have temporary shortage of cash or have to meet any of their obligations. And why will he deploy his excess funds for a short period? Because he wants to earn out of it. He wants to earn income out of it. अगर अपने पास ही रखेगा वो funds को, the funds will not grow itself, they will not produce any X, and that is why he would like to deploy it in some securities, and for that he has to go to money market. Am I clear, Anushka, Anna and Aryan? Yes, sir. Yes, sir. Major participants of money market are Reserve Bank of India, commercial banks, non-banking finance companies such as Tata Capital, Bajaj Finance and so on, state governments and central government, large corporate houses and mutual funds. ये 5 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं. Since all of them are institutions or government, and that is why risk of investing in this market is very low. Now let's understand instruments of money market one by one. The first one is treasury bills. Treasury bills are issued by Reserve Bank of India on behalf of central government to meet short-term funds needs of central government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब अप टू 1 ईयर के लिए जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है, वो रिजर्व बैंक से कहती है कि आप हमें लोन दीजिए. उसके लिए रिजर्व बैंक एक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं कुछ, और उस डॉक्यूमेंट को मार्केट में फ्लोट करते हैं. उस डॉक्यूमेंट को फ्लोट करके, मतलब सेल करके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंड्स रेज करता है और फिर उसको वही फंड्स वो सेंट्रल बैंक को दे देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है. क्लियर गाइस? ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं इनका पीरियड 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज का होता है. 91 डेज, डबल ऑफ दैट 182 डेज, डबल ऑफ दैट 364 डेज में से किसी भी एक मैच्योरिटी पीरियड के ट्रेजरी बिल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज के ट्रेजरी बिल्स इशू करके थ्रू आरबीआई शॉर्ट टर्म का फंड्स रेज करती है. ट्रेजरी बिल्स आरबीआई इशू करता है डिस्काउंट पे, मतलब जो ट्रेजरी बिल पे अमाउंट लिखा है उससे कम अमाउंट पे डिस्काउंट करता है, कम अमाउंट पे इशू करता है, सॉरी, राइट. और जब ये ट्रेजरी बिल 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज बाद मैच्योर होगा, तो उस समय जितना उस पर वैल्यू लिखी है पूरा
would be given to the investor, that is the borrower who has borrowed money by purchasing treasury bills to the central government. ये समझ में आया आप सबको कैसे नहीं आया? Yes, sir. Yes, So sir. treasury bills are short-term borrowing instruments, also known as zero coupon bonds, issued by the Reserve Bank of India on behalf of the central government to meet its short-term funds requirement with a maturity period of 91, 182 and 364 days. इनको जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं। जीरो कूपन मतलब इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं रहता है, क्योंकि ये इश्यू किए जाते हैं डिस्काउंट पे और इनका रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट होता है पार वैल्यू पे, जो फेस वैल्यू है जो इन इंस्ट्रूमेंट्स पे लिखी हुई है। तो जो डिफरेंस है वही इन्वेस्टर के लिए रिटर्न है इंटरेस्ट के फॉर्म में। So they do not carry any interest rate as such, and that is why we call them zero coupon bonds. Coupon का मतलब है यहाँ पे interest. They are issued at a discount and are redeemed at par. Right? Treasury bills की वैल्यू जो होती है वो 25,000 मिनिमम अमाउंट है और फिर उसके मल्टीपल्स में, मतलब ट्रेजरी बिल 25,000 का होगा या 50,000 का या 75,000 का एंड सो ऑन। जब आप वो परचेज करने जाओगे बिकॉज यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट, व्हाई वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट? बिकॉज यू वांट टू अर्न very safe interest in which there is no risk at all. Since behind treasury bills, the RBI and the central government is there, and that is why there is no risk at all. For sure, short, you will get your money once these treasury bills get matured. So 25,000 का minimum treasury bill होता है, उसके बाद उसके multiples में होता है। 25,000 के treasury bill पे 25,000 लिखा रहेगा जो उसकी face value है, मतलब जो उसकी par value है। लेकिन रिजर्व बैंक उसको इशू करेगा, मतलब बोरोवर से लेगा, सॉरी लेंडर से लेगा 25 से कम अमाउंट। लेट्स से ले रहा है 24,500। सो एन इन्वेस्टर और a lender has to pay 24,500. After 91 days he will receive entire 25,000. This is how the lender or investor will earn 500 rupees for 91 days. The difference is the interest receivable on them and is called discount. तो डिफरेंस किस चीज का, जो अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया 24,500 और 25,000 का डिफरेंस 500 रुपीज, वो इंटरेस्ट है जिसको हम डिस्काउंट कहते हैं। दे आर हाईली लिक्विड विद एश्योर्ड यील्ड और अर्निंग। क्यों एश्योर्ड यील्ड है? क्योंकि पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट है। एंड नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, वहां पे डिफॉल्ट का कोई रिस्क नहीं है। Treasury bills are available for a minimum amount of rupees 25,000 and in multiples thereof. Usually commercial banks, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स जिनके पास बहुत एक्सेस में पैसा होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेजरी बिल्स में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं। the second instrument is commercial papers. These are issued by corporates. तो जो कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज, वो सब कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकती हैं। दे आर ऑल्सो इशूड एट अ डिस्काउंट एंड आर रिडीम्ड एट पार। जैसा ट्रेजरी बिल में था सेम वैसे ही कमर्शियल पेपर्स में है। सो कमर्शियल पेपर्स आर पॉपुलर अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय शॉर्ट टर्म, दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज। किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत है, मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे की जरूरत है, वो कमर्शियल पेपर्स इशू कर देगी जिसमें मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स पैसा लगाएंगे। दे आर नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब है गाइस, आपने कमर्शियल पेपर परचेज किया, बाद में आप चाहे तो किसी और को उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। मींस यू कैन सेल योर कमर्शियल पेपर टू सम अदर पर्सन। एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट। आपको क्या करना है उसके लिए? आप कमर्शियल पेपर जो आपने परचेज किया है, मतलब आपने कंपनी को लोन दिया और आपको कमर्शियल पेपर मिला, उस कमर्शियल पेपर के पीछे आपको लिखना है एंडोर्स्ड टू, और फिर जिसको भी आप वो सेल करना चाहते हो उसका नाम लिख दो। सो बाय इंडोर्स, और फिर उसके बाद वो जो कमर्शियल पेपर था उसकी डिलीवरी आप जिसको आपने इंडोर्स किया है, जिसको सेल किया, उसको दे दो। So this is how they are negotiable and transferable by endorsement and delivery with a fixed maturity period ranging from 15 days to 1 year. So commercial papers का जो period होता है maturity period, वो 15 days से 1 year तक हो सकता है। They are issued by large and credit worthy companies
ऑब्वियसली आपको क्रेडिट वर्दी होना पड़ेगा, वरना कोई आपके कमर्शियल पेपर्स परचेज नहीं करेगा एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट देन मार्केट रेट्स। मार्केट रेट जो इंटरेस्ट का चल रहा है उससे कम रेट पे कमर्शियल पेपर्स इशू किए जाते हैं। मतलब कमर्शियल पेपर्स पे नीडिंग कंपनी और इशूइंग कंपनी pays lesser interest than the market interest. Like treasury bills, they are also issued at a discount and are redeemed at par. तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट का रेट स्पेसिफिक नहीं होता है, आपको इशू किया गया है, मतलब इन्वेस्टर या लेंडर को इशू किया गया है डिस्काउंट पे और उसका रिडेम्पशन पार पे होगा। कमर्शियल पेपर्स भी क्लियर है आप लोगों को, आर्यन, आना एंड अनुष्का? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Certificate of deposits, these are usually issued by commercial banks. So certificate of deposits are unsecured, negotiable, that is transferable, and short-term instruments in bearer form, that is transferable only by delivery. Bearer form में तो जैसे कमर्शियल पेपर्स को ट्रांसफर करते समय, किसी और को सेल करते समय उसके पीछे लिखना पड़ता है इंडोज्ड टू, वैसा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में करने की जरूरत नहीं है। जिसके हाथ में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसी को मैच्योरिटी पे पैसा मिल जाएगा। सो दे आर सिंपली ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। They are issued by commercial banks and special financial institutions. Their maturity period ranges from 91 days to 1 year. Right, guys? These can be issued to individuals, cooperatives, and companies. ये किसी को भी इशू किया जा सकता है, इंडिविजुअल्स भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में पैसा लगा सकता है। Fourth is call money. Call money is a very short term money which is usually traded which is traded among commercial banks only. कमर्शियल बैंक्स को डेली बेसिस पे रोज फंड्स की जरूरत पड़ती है। कुछ बैंक के पास सरप्लस फंड्स होते हैं, कुछ के पास शॉर्टेज होती है फंड्स की, तो एक दूसरे के साथ वो फंड्स का डील करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉल मनी। राइट गाइस? अब आप लोगों को अगर याद हो 11th क्लास में आप लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ा है, और आपको विद योर जनरल नॉलेज आल्सो यू मस्ट बी नोइंग दैट व्हेन यू डिपॉजिट इन योर बैंक अकाउंट चेक ऑफ सम अदर बैंक, योर बैंक सेंड्स दैट चेक फॉर क्लियरिंग टू दैट अदर बैंक। Suppose I have got check from my customer of HDFC Bank, but I have my account with Axis Bank. So I will deposit that check of HDFC Bank in Axis Bank. Axis Bank in turn will send that check to HDFC Bank for collection. HDFC Bank मेरा कस्टमर जिससे मुझे वो चेक मिला था उसके अकाउंट में चेक करेगी कि चेक का अमाउंट जो है उतना उसके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस एडिक्वेट हुआ और चेक में सारी चीजें प्रॉपरली फिल की हैं इंक्लूडिंग सिग्नेचर ऑफ माय कस्टमर which are matching with specimen signature that is there with his bank HDFC Bank, then HDFC Bank will simply send confirmation to Axis Bank that yes, check is honored, check is cleared, and check would be kept by HDFC Bank itself. ये जो कंफर्मेशन HDFC बैंक ने एक्सिस बैंक को भेजा, इसका मतलब ये हुआ कि HDFC बैंक एक्सिस बैंक को कह रहा है ठीक है हम आपको इतना चेक का अमाउंट दे देंगे। जैसे ही कंफर्मेशन एक्सिस बैंक के पास आएगा, एक्सिस बैंक मेरे अकाउंट में बैलेंस बढ़ा देगा विद द अमाउंट ऑफ चेक, राइट? बट एक्सिस बैंक yet has to recover amount of check from HDFC Bank. Now in a day there are so many checks of HDFC Bank going to Axis Bank, and so many checks of Axis Bank going to HDFC Bank. At the end of the day, they do the net of this, all the checks, and this is how both the banks get to know as how much one has to pay to other. हर डे के एंड में HDFC बैंक को पता चलता है कि मुझे एक्सिस बैंक से नेट इतना अमाउंट लेना है या इतना देना बचा है। That money actually is called call money. They do not physically transfer the money on daily basis. No, they do not do it. Rather, they pay interest to each other on the money that one has to pay to other. ये समझ में आया आप लोगों को ऐसे या नहीं आया? Yes, sir. Anushka, have you got this? Yes, sir. So call money is mainly used by banks to meet their temporary requirement of cash.
They borrow and lend money from each other normally on a daily basis, mainly to be able to maintain the cash reserve ratio. कैश रिजर्व रेशियो गाइस आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मॉनेटरी पॉलिसी में, या सेंट्रल बैंक वाले चैप्टर में सेंट्रल बैंक या आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है उसमें पढ़ा हुआ है, सीआरआर हमने पढ़ा है, राइट? Yes, So, sir. so just to recall you that guys, you know that every commercial bank has to maintain certain percentage of its total deposits on daily basis in form of cash with itself only, right? In form of cash, I'm sorry, with not with itself, but has to maintain it with the Reserve Bank of India. अगर मैं, if I am a bank and I have total deposits of 100 crores today, and let's say CRR rate is 4%, it means I have to mm, I have to deposit 4% of 100 crores, that is rupees 4 crores with Reserve Bank of India. So to maintain this reserve, banks mm, keep needing money on daily basis, because every day their deposit amounts are changing, and for that they borrow from other banks. It is repayable on demand and its maturity period varies between 1 day to 15 days. एचडीएफसी बैंक को एक्सिस बैंक को पैसा देने बचे हैं। एचडीएफसी बैंक ने एक्सिस बैंक से कहा कि हम आपको इंटरेस्ट दे देंगे, इसको हम कॉल मनी मान लेते हैं। एक्सिस बैंक ने कहा ओके। 2 दिन बाद एक्सिस बैंक को अचानक जरूरत पड़ गई, उसने एचडीएफसी बैंक को बोला कि आप तुरंत हमारे पैसे दीजिए। एचडीएफसी बैंक हैज टू पे दैट मनी एंड दैट इज व्हाट इज रीपेएबल ऑन डिमांड, और इसकी मैच्योरिटी मैक्सिमम 15 डेज की रहती है। मींस you can have money from other bank up to 15 days only. The rate of interest paid on call money loan is known as call rate. ये कॉल रेट लगभग रोज चेंज होता रहता है गाइस, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी among banks, right? If you see the website of RBI, this rate is published every day. Or if you have any economic newspaper, whether it is Business Standard or Economic Times, there also every day this rate is published. Fifth is commercial or trade bills. कमर्शियल ट्रेड बिल्स का मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज है गाइस, जो ट्रेडर्स के बीच में, बिजनेसमैन के बीच में डील होता है। सो आर्यन, अनुष्का, यू नो बिल्स ऑफ एक्सचेंज? Yes, sir. Yes, sir. राइट। सो सपोज आई एम बायर ऑफ गुड्स एंड आई एम परचेजिंग गुड्स फ्रॉम आर्यन. आर्यन इज अ trader, I am also a trader. I am purchasing some goods from Aryan. I always purchase goods on credit from Aryan, means Aryan always allows me credit. And every time I purchase goods of 50, 60, 70,000. But today I have ordered Aryan to sell me goods of rupees 5 lakhs. Now this amount is quite bigger amount, and obviously I want the goods on credit. Aryan has fear, what if I do not pay his dues on time? Aryan always allows me credit of 1 month. But this time, since the amount of sale is much higher than the earlier ones, and that is why he wants to be secured. For that, what he does is that he says that, okay, I will sell you goods of rupees 5 lakhs on credit with a credit period of 1 month, but I am raising a bill on you which you have to accept. And for this, Aryan on his business letterhead writes a letter addressing it to me and mentions in that letter, please pay me 5 lakh rupees after a month on this and this date, and gives this letter to me. I write on that letter accepted and I put my signature, also stamp of my business, and returns that letter to Aryan.
Such letter is called bill of exchange. Now, after a month, if I do not pay Aryan's dues, Aryan can go to a court of law with that letter, which is called bills of exchange, and can sue me. The court will issue me notices, three notices on three different dates, giving me some time so that I could arrange funds and could repay it to Aryan. And after third notice also, if I do not pay, then court will issue a non-bailable warrant against me and I would be behind bars. This is how Aryan can secure his sale proceeds. I hope you three have understood, guys. And that is what is commercial or trade bills. So these are bills of exchange used by traders, that is sellers, to secure recoveries of credit sales and to meet their short-term financial needs by discounting these bills with commercial banks. तो discounting वाला part अब आपको समझा रहा हूँ, guys. In the same example, I wrote accepted and I signed that document with my stamp of my business and returned that letter to Aryan. So now Aryan is assured that after a month he will get 5 lakh rupees from me. But Aryan is in early need of funds. He cannot wait for 1 month. What he can do, he can go to his own bank and can ask the bank to purchase the bill. After verifying everything, Aryan's bank will deduct interest at a certain rate for 1 month and pay the remaining amount to Aryan. Let's say monthly interest is 5%. It means the bank, Aryan's bank, will deduct 5% from 5 lakhs, that is rupees 25,000, and will pay him 4,75,000. This is how Aryan can meet his short-term fund needs. After a month, now bank will come to me and will recover 5 lakhs from me. So this is how Aryan can trade his bills of exchange by selling it to his bank, that is by discounting it through his bank. Am I clear? Aryan, Anna and Anushka? Yes, sir. Yes. Guys, we have less than 1 minute. Once the meeting gets over, we will not continue as of now. We will continue this tomorrow.